Welcome dear students in part 4 of some basic concepts of chemistry. So today we will see the various laws of chemical combination. So if you have not watched the part 3rd of this unit, then just click the above link to watch the same. So law of conservation of mass, this is the first law. So according to this law, mass can either be created nor be destroyed, or we can say total mass of reactants, it's always equal to the total mass of products. It was given by एंटोनी लेवाइजर. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल चेंज पे भी एज वेल एज केमिकल चेंज. सो लेट्स हैव सम क्यूब्स ऑफ आइस एंड लेट्स वेट. सो द टोटल वेट ऑफ आइस क्यूब्स इज 100 grams. अब अगर इसी आइस क्यूब को हम हीट करेंगे सो इट विल मेल्ट. इट इज़ अ फिजिकल चेंज. मेल्ट होने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर इस वाटर को फिर से वे करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका वेट अगेन इट्स 100 grams. सो इट मीन्स द टोटल weight of water it's equal to the total weight of ice. So it means that total mass of reactant it is equal to the total mass of product, or mass remains same. So this is what law of conservation of mass states, that in any physical or chemical change mass remains always conserved. Now let's see in case of chemical change. This law of conservation of mass was experimentally verified by Landolt in his tube known as Landolt tube. एक के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया, दूसरे के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन और कॉर्क से बंद किया गया और फिर इसने इसका वे लिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वे इज नियरली 150 grams. उसके बाद इस लैंडोल्ट ट्यूब को इसने विगरसली शेक किया. तो शेकिंग से ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो जाएंगे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. सो आफ्टर द रिएक्शन इसने फिर से इस लैंडोल्ट ट्यूब का वे लिया. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वे जो है आफ्टर रिएक्शन इट इज अगेन सेम 150. तो इससे प्रूव हुआ दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इट्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. पर आप याद रखेंगे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट फेल्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि वहाँ पे मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो दैट वाज मॉडिफाइड बाय आइंस्टाइन नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. सो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं दैट मैटर कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Now let's say another second law, that is the law of definite proportion, or we can say law of constant composition. This law deals with the composition of various elements in a compound. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में है. तो इनके कंपोजिशन जो है उसी के रिलेटेड ये सेकंड लॉ दिया गया. इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1799. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट a pure chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in a fixed ratio by mass. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसके अंदर एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं, दे कंबाइन दे फॉर्म वाटर. तो यहाँ पे मास रेशियो जो है दैट्स 1:8. सो ये मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चाहे वाटर आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन क्यों ना करें, चाहे इसको लेब में आप सिंथेसाइज करें फ्यूल सेल के अंदर, या चाहे रेन वाटर आप ले लें ओशन से, स्ट्रीम्स से, रिवर से, हर जगह पे आप देखेंगे या किसी भी कंट्री से अगर वाटर हम लाएंगे तो उसमें मास रेशियो हमेशा 1:8 होगा. पर यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स में इसकी लिमिटेशन रहेगी, क्योंकि अगर हम आइसोटोप लेंगे डिफरेंट तब रेशियो चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल कार्बन जो है, कार्बन का 12 आइसोटोप अगर हम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में मास रेशियो फिर होगा 3:8 अगर 12 वाला आइसोटोप लेंगे. बट कार्बन का दूसरा आइसोटोप भी है C14. तो अगर ये वाला आइसोटोप हम लेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो है दैट 7:16. सो इसलिए आप याद रखेंगे इसकी लिमिटेशन है इस लॉ की इन केस ऑफ आइसोटोप्स. सिमिलरली एलिमेंट्स में कंबाइन इन सेम रेशियो बट द कंपाउंड्स फॉर्म्ड में बी डिफरेंट, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं. तो आइसोमर्स में भी इसकी लिमिटेशन है, जैसे C2H5OH इथेनॉल है ये,
सिमिलरली हमारे पास है CH3O CH3 दैट इज ईथर, डाइमिथाइल ईथर। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C2H6O, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इनमें रेशियो भी जो है एलिमेंट्स का मास रेशियो वो भी सेम है, दैट इज 12:3:8। नाउ नेक्स्ट थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1804। This law states that when two elements combine to form more than one chemical compound, then the mass of one of the elements that combines with the fixed mass of another element bears a simple ratio. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे दे विल फॉर्म टू, या किसी अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, तब अगर एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास है देन द मास ऑफ अदर एलिमेंट दे विल बियर ए सिंपल रेशियो विद ईच अदर। जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स है, when they combine they form two compounds, two oxides, that is carbon dioxide, and they can also form carbon monoxide. तो यहाँ पे दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड है, दोनों में कार्बन का जो मास है दैट इज 12 फिक्स्ड, और ऑक्सीजन का मास इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 32, एंड इन केस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 है, कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीजन का मास 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 32, तो जब रेशियो निकालेंगे इट इज 2:1, दैट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यही ला ये स्टेटमेंट दे रहा है दैट रेशियो रिमेन्स ऑलवेज सिंपल, पर एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे दोनों में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोक्साइड, दोनों का मास 12 हमने फिक्स किया। Similarly, sulfur and oxygen, when they combine they form two oxides, sulfur dioxide and sulfur trioxide। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मास रेशियो इज 2:3, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, पर एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे सल्फर का आप देख सकते हैं 32, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो है दैट इज सिंपल 2:3। So simply आप याद रखेंगे that when two elements combine to form more than one chemical compound, then the mass of one of the elements that combine with the fixed mass of other bears a simple whole number ratio. Now let's have a look on the fourth law, that is the Gay-Lussac's law of combining volumes. It was given by Gay-Lussac in 1808. So this law is applicable for gases. So whenever gases react or gases are produced in any chemical reaction, then they always do so in a simple whole number ratio. तो ये जो लॉ है ये बता रहा है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट होंगे या किसी भी रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस होंगे तब उनका वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल होता है। सो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज द प्रोडक्ट्स bear a simple ratio to one another. Now let's apply this law. Let's have gaseous reactants. Let's have hydrogen gas. It reacts with chlorine gas. It forms hydrochloric acid. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 वॉल्यूम्स बन रहे हैं। सो व्हाट इज द रेशियो? इट इज 1:1:2. सो इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। सो यही ला बता रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन गैस it reacts with hydrogen gas, it forms ammonia. It's a very important industrial process. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैलेंस करने के बाद you will find that 1 volume of nitrogen reacts with 3 volumes of hydrogen, it forms 2 volumes of ammonia. So what is the ratio? 1:3:2. So this is also a simple whole number ratio. So simply आप याद रखेंगे कि जब भी गैसेस रिएक्ट होंगे या किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे तब उनका वॉल्यूम का जो रेशियो है इट रिमेन्स ऑलवेज सिंपल। उसके बाद एवोगाड्रो आया इन 1811। इसने कहा कि मैटर एक्चुअली 2 पार्टिकल्स का मेनली बना होता है, या तो एटम्स का या तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम जो होता है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यूजुअली नहीं होता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। सो एटम जो है इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वाटर मॉलिक्यूल है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट।
तो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल अगर हम किसी कंटेनर में देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस का वॉल्यूम कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो इसके बेस पे एवोगाड्रो ने एक फिफ्थ लॉ दिया, दैट्स कॉल्ड द एवोगाड्रोस लॉ। सो एवोगाड्रोस लॉ इट वाज गिवन बाय एवोगाड्रो इन 1811। तो ये इसी के रिलेटेड है, that under similar conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules। ये एवोगाड्रो ने बताया कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा गैसेस लेंगे और उनमें इक्वल वॉल्यूम उनका लेंगे, so they will contain equal number of molecules। just for having हाइड्रोजन गैस हमने लिया और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन का भी 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम, एंड वी गेट 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर इन सभी का हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे तब मॉलिक्यूल्स इनमें सेम होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। लेट्स से हाइड्रोजन गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन गैस के भी n मॉलिक्यूल्स, देन वी विल गेट 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज 2 वॉल्यूम्स हमारे पास है, सो मॉलिक्यूल्स में भी इसमें डबल होंगे। सो इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है तो 2 वॉल्यूम्स में 2n मॉलिक्यूल्स। So this is what Avogadro's law states, that equal volumes contain equal number of molecules.